हमारी सरकार का ये 8वां और मेरे लिए वित्त मंत्री के नाते ये तीसरा बजट इस बार आज संपन्न हुआ है। जहाँ तक कार्यकाल की बात है तो अंतराल इसका लंबा अंतराल चला है। 2 मार्च से लेकर के आज 22 मार्च तक 21 दिन के अंतराल में सेशन 10 दिन चला है। ज़्यादा छुट्टियां रही, सेशन कम चला तो 12 दिन की छुट्टियां रही हैं और उन 10 दिनों में कुल 12 सिटिंग हुई है। 12 सिटिंग का कुल कार्यकाल अगर मैं कहूँगा तो ये भी सर्वाधिक कार्यकाल पिछले 8 साल का है। एक ही सेशन 50 घंटे का चला है। इस 50 घंटे में जो बिजनेस सामान्य होता है वो सब हुआ है। मुख्य रूप से अगर मैं उल्लेख करूं तो 15 विधेयक इसमें पारित हुए हैं और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 15 विधेयक इस बार पारित हुए हैं। इस बार हमने कई तरह की जो पहल की है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक स्टेक होल्डर्स, पहले भी लगातार 2 साल हम चलाते रहे, इस बार भी उसको उसी ढंग से चलाया। 8 तो मीटिंग्स हुई हैं स्टेक होल्डर्स से और कुछ लोगों से व्यक्तिगत, चाहे पत्राचार के माध्यम से उन्होंने सुझाव भेजे, व्यक्तिगत मिल करके भी बातचीत हुई। तो ऐसे चाहे कोई भी इस बजट की समझ रखने वाला छोटे से छोटा भी हमारा कोई जानकार व्यक्ति, कोई स्टेक होल्डर हो, हमारा कार्यकर्ता हो, और जो बड़े से बड़े ऐसे भी स्टेक होल्डर्स, खासकर जैसे मैं नाम लूँ तो डॉक्टर्स में हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया, उन तक भी, फिर हमारे जो मेदांता के डॉक्टर तलवार त्रेहन, डॉक्टर त्रेहन, हाँ, डॉक्टर वी.के. पॉल रेड्डी, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी इसके अंदर शामिल हुए जिन्होंने अपने अपने ढंग से सारे बजट के बारे में, और सब ने इस बात की प्रसन्नता जाहिर की, संतोष व्यक्त किया कि ये पहली बार किसी प्रदेश में हो रहा है कि हमसे भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। इस बार बजट को बहुत एक नए प्रकार का आयाम हमने दिया है और उस नए प्रकार के आयाम में हमारे विपक्षी मित्रों को काफी कुछ तो ऐसे लगा कि ये इस प्रकार का बजट भी हो सकता है क्या, क्योंकि बजट में आंकड़े तो जो होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कोई हमारी बनाई नहीं होती, वो CAG बनाती है कि उसके अंदर कितना घाटा होगा और कितना किस प्रकार का घाटा होगा। उसमें टर्मिनोलॉजी में यहाँ आपने इसको कैपिटल में क्यों जोड़ दिया, इसको रेवेन्यू में क्यों नहीं जोड़ा, रेवेन्यू में क्यों जोड़ दिया। हालांकि उसको सारे को जवाब मैंने दिया। उनको जवाब देने के बाद भी जब वो बहस का विषय आया तो हमने ये भी कहा कि आप और हम सब बैठ करके क्लासरूम में बैठते हैं और हम सब समझ सकते हैं, लेकिन हमारे सारे विषय, पहली बात तो यह है कि बहुत से विषय तो उनको पढ़ने में भी गुरेज करने लगे, पढ़ने में भी नहीं आए, समझना तो दूर की बात है। वो शब्द भी हमको बताने पड़ते हैं कि इसका क्या शब्द है। अब हमने जैसे वज्र, इसका जो बजट है, ये शब्द हमने प्रयोग किया तो वज्र बजट में भी वो उलझ गया कि यह क्या। हमने उसको कहा ये डायमंड बजट है। डायमंड का मतलब आगे लंबे समय तक भी, हम 25 साल तक इसकी एक दिशा ये तय करने वाले हैं। और उसका जो पंचसूत्री कार्यक्रम उसका उन्हें बताया था, उसको अर्थव्यवस्था को वज्र जैसी शक्ति देने का जो वी शेप की रिकवरी का विषय था, उसके अंदर मैंने कहा कि इसमें फोकस होगा अंत्योदय पर। अब अंत्योदय शब्द सब लोग परेशान है कि ये क्या है। अच्छी खुशी की बात है कि एकाध मेंबर उनका जो अच्छा थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा है उसने इस शब्द को प्रयोग करना शुरू कर दिया है। आज ही हमारे कौन थे वो डबवाली के अमित शाह ने उस लाइन पर बोला कि कमजोर से कमजोर वर्ग की तरफ हमको ध्यान देना है, तो उस नाते से उसने इस बात की खुशी प्रकट की है और वो जो सोच है उस सोच को उसने सराहा दिया है। तो अंत्योदय के दर्शन को और एक प्रकार से उन्होंने पकड़ा है। अब ऐसे ही हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया कि हम इसमें सतत विकास, अब वो सतत विकास को भी ठीक से समझ नहीं पाया, मुझे बताना पड़ा कि इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। अब वो क्योंकि एक हमने 2030 तक हरियाणा में हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट छपा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने किस विषय को किधर लेके जाना है। बजट ऐसे ही नहीं है कोई आंकड़े जोड़ दिए इधर दाएं और बाएं के दोनों मिला दिए तो इसका मतलब बराबर हो गया। ठीक है, वो भी होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर होने चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो बराबर रहनी ही नहीं चाहिए। सतत विकास की मैंने बात की, अंत्योदय की। तीसरा हमने उसमें जोड़ा है
कि लोगों की भागीदारी, सबका साथ सबका विकास, इसके लिए एक नई टर्म हम लेकर के आए हैं। और वो पहले तो पीपीपी चलता था, प्राइवेट क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने टर्म दिया जीसीपी, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो कम्युनिटी का पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। आज सरकार में एम्प्लॉइज और सब अधिकारी तो मिला करके 3 लाख हैं, और हमारे आउटसोर्सिंग के इसके उससे लगा लेंगे 1 लाख और लगा लो 4 लाख हैं। लेकिन 4 लाख लोगों के अलावा भी समाज में सेवा करने का भाव रखने वाले बहुत लोग हैं, और 3 लाख लगभग हमारे रिटायर्ड लोग हैं। तो क्या रिटायर्ड लोगों में जिनमें क्षमता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्या? वो सामाजिक काम करते हैं खूब, लेकिन सरकारी सिस्टम अभी तक नहीं था। हम उस सरकारी सिस्टम को लेके आए, हमने सबके लिए एक समर्पण पोर्टल बनाया, वॉलंटियर्स इस नाते से दर्ज करो। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल आए, उनका जी मैं रिटायर हूँ, बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप उसमें अपने आप को पोर्टल को में रजिस्टर कराओ, हम आपको काम बताएंगे। और अब हमारे बजट के बाद ये सारे जितने काम है पब्लिक पार्टिसिपेशन के, ये सब चलेंगे। हम एक एक परिवार की पहचान करने के लिए हम लोग जो है परिवार पहचान पत्र लेके आए, और उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने तो ये कहा है कि हम जैसे कहते हैं ना, हम नीचे तक के लोगों की चिंता करेंगे, यानी नीचे तक जाएंगे। हमने घोषणा की कि नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे। अब गरीब से गरीब परिवार जो शायद 20-30 हजार रुपया साल का ही कमाता है, 2-3 हजार रुपये में गुजारा करता है, भले वो 2 या 3 मेंबर होंगे, रूखी सूखी खाते होंगे, कहीं किराया की या किराया भी नहीं होगा तो कहीं मांगी झोपड़ी में रह रहे होंगे, या कहीं सड़क किनारे अपनी कोई छोटी मोटी झोपड़ी लगा के बैठे होंगे। ऐसे परिवार भी तो हैं। तो चिंता उनकी भी करेंगे, उनके रोजगार कैसे मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनके सिर पर छत कैसे आए, ये सब सिस्टम शुरू करेंगे। और इसके लिए हर एक विभाग पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अगले वर्ष को हम ये कहें कि ये जो अंत्योदय की हमने धारणा ली है, सारा फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। कोई ताकत इसमें हमको अब जो है रोक नहीं सकती इसे बढ़ने के लिए। केवल अब गरीबी हटाओ नारा नहीं, बल्कि वास्तव में इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इसकी हमने आउटलाइन बना ली।